बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसका शिकार हुए राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आज जो बातें आई वो चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या कितने दर्दनाक तरीके से की गई। रिपोर्ट उस रात की खौफनाक वारदात का एक दस्तावेज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है राम गोपाल मिश्रा को आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटों ने बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि राम गोपाल मिश्रा की बॉडी में 12 बोर की बंदूक से मारी गई गोली के 25 से 30 छर्रे मिले हैं। अब्दुल हमीद के पास 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक है, इसलिए आशंका है कि इसी बंदूक से गोली मारकर पहले राम गोपाल मिश्रा को घायल किया गया। उसकी बॉडी में जगह जगह से खून बहने लगा। उसके बाद उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया और इसके बाद उसके पैरों के नाखून बड़ी बेदर्दी से उखाड़े गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राम गोपाल की बॉडी में दोनों पैरों के अंगूठों के नाखून उखाड़े गए थे। इस मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 55 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो 25-30 के करीब छर्रे उनको लगे हैं, उन छर्रों के कारण जो अत्यधिक रक्तस्राव शरीर में हुआ है उसके कारण उनकी मौत हुई। बाईं आंख के ऊपर एक चोट का निशान था और अंगूठे में चोट का निशान था। तो बाईं आंख के ऊपर एक किसी भारी चीज के मारने से फटे का निशान है। सीएमओ साहब सरकारी अफसर हैं। उन्होंने अपने अंदाज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर मौत का कारण बता दिया। ज्यादा खून बहा ये कह दिया, इसलिए मौत हुई। सीएमओ संजय शर्मा ने तो राम गोपाल की डेड बॉडी देखी नहीं। पोस्टमार्टम इन्होंने तो किया नहीं था, लेकिन राम गोपाल के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम से पहले उसकी बॉडी को देखा था। आज रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने आंखों देखा सच बयान किया। वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। राम गोपाल मिश्रा की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। वो ज्यादातर वक्त अपनी बड़ी बहन के घर में रहता था। अब बहनें रो रो कर पूछ रही हैं कि राखी किसके हाथ में बांधेंगी। बुजुर्ग माता पिता को कौन देखेगा। राम गोपाल की बहन ने बताया कि वो भाई के शरीर को देखकर बेसुध हो गई थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से खून न निकल रहा हो। राम गोपाल को जगह जगह से काटा गया था, उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। राम गोपाल की बहनों ने कहा कि उसके भाई के हत्यारों को भी ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए जैसी उन्होंने राम गोपाल को दी। जी मतलब गला काटा गया, नाखून प्लास से खींचे गए और गोली मतलब पूरे सीने पे लगी थी। कम से कम लगी थी 22-23 गोली। मैम यहाँ पर गोली थी और यहाँ पर थी, कान में भी मारी गई थी गोली। यहाँ पर गला रेत करके 3 गोलियां यहाँ चली, 24 गोलियां यहाँ थी सीने पर। मैम पैर के जो नाखून है वो प्लास से उन्होंने बड़ी बेरहमी से गुजारा सर। हमें तो पता चला कि गोली लग गई। मैं बहराइच पहुंची तब तो कुछ मृत्यु यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, डेथ उसकी यहाँ पर हो गई थी। जब हम बहराइच पहुंचे तब वहाँ पर वो लथपथ खून से सारे शरीर से, जैसे हमारे भाई को उन्होंने मारा है। मैं अपने भाई को गोदी में खिला खिला करके बड़ा किया। मैम उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है, तो हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। ये नहीं मालूम किस तरह से घसीट करके ले गए हमारे भाई को और गोली से गला रेत करके जल्दी यहाँ पर भी भाला मुंह काटा मारा है। फरसा यहाँ पर खून के निशान है सर। बहुत बेरहमी से मारा सर। मेरे बूढ़े माँ बाप है जो मरने के कगार पर बैठे हुए हैं, उनका तो सहारा छीन गया। हम लोगों के गली सूनी हो गई। हम लोग किसको राखी बांधेंगे, किसको। महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में भी उम्मीदवारों के नामों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव
सब मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस भी हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और विनोद तावड़े भी हैं। आज देर रात एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दिल्ली आने की उम्मीद है। इससे पहले आज दोपहर में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। असल में महाविकास आघाड़ी के नेता बार बार शिंदे सरकार की स्कीम्स पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसे चुनावी स्टंट बता रहे थे। ये आरोप लगा रहे थे कि सीटों को लेकर महायुति की तीनों पार्टियों में अनबन है। इसलिए आज महायुति के सारे नेता एक साथ एक मंच पर आए और कहा, महाविकास आघाड़ी के नेता फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता झूठ और सच में फर्क समझती है। एकनाथ शिंदे ने कहा, उन्होंने जो काम किए उनकी लिस्ट सबके सामने है। अगर महाविकास आघाड़ी के नेताओं में हिम्मत है तो वो भी अपनी सरकार के वक्त के कामों का हिसाब जनता को देकर दिखाएं। यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम। और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन, किसान योजना, ये सब योजना में नहीं जाता हूं, लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2-2.25 साल में काम किया है उसका काम का जो बोलते हैं मराठी में कामाची पोच पावती, ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे। और महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। हरियाणा में आज तय हो गया कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज पंचकुला में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। विधायक दल की मीटिंग के बाद नायब सिंह सैनी अमित शाह के साथ राजभवन पहुंचे और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नायब सैनी शपथ लेंगे। आज अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में कहा कि हरियाणा के चुनाव में 36 बिरादरियों ने बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया। बीजेपी की पिछली सरकारों ने जात पात से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया। अब नायब सिंह सैनी की सरकार भी सबको साथ लेकर चलेगी, सबके लिए काम करेगी। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज। हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास है। और हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी की मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाएंगे। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में पहली सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए। आज उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा के विधायक सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। इसकी 2-3 वजह हैं। पहली, सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। दूसरी, वो जम्मू रीजन से हैं और तीसरा, वो हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि कांग्रेस का कोई विधायक मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुआ, जबकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि आज उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। अखिलेश यादव, डी राजा, प्रकाश करात, संजय सिंह, कानिमोझी और सुप्रिया सुले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद उमर अब्दुल्ला ने कामकाज भी संभाल लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिस जाकर कुछ फाइलें भी साइन की और इसके बाद सभी सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग की। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा वो केंद्र शासित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की लिमिटेशन समझते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होगी जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। Being a chief minister of a union territory, एक केंद्र शासित राज्य का मुख्यमंत्री होना अलग बात है। इसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे आशा है कि केंद्र शासित राज्य का स्टेटस अस्थायी है। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे ताकि जनता की समस्याओं का हल निकाला जा सके और उसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। would be to start by अहमदाबाद की पुलिस ने एक बड़ा काम किया है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट रैकेट चलाने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस गैंग ने देश भर में करीब 1000 लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने खुलासा किया कि साइबर क्राइम में इस धंधे में चीन और ताइवान का माफिया शामिल है। इस गैंग ने लोगों से पैसे ठगकर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चीन और ताइवान ट्रांसफर की। पुलिस ने इस केस में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 14 आरोपी गुजरात के हैं जबकि 4 आरोपी ताइवान के नागरिक हैं। ये गिरफ्तारियां अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से की गई। पुलिस ने इनके पास से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल फोन, 96 चेकबुक्स, 42 पासबुक्स और 92 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। ये गैंग रोजाना 1.5 करोड़ रुपए ताइवान ट्रांसफर करता था। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि इस गैंग ने अहमदाबाद में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके करीब 80 लाख रुपए वसूले थे। अहमदाबाद पुलिस इसी केस की जांच करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट तक पहुंची। पुलिस को पता चला कि ठगे गए बुजुर्ग ने जो रकम भेजी थी उसमें से 6 लाख रुपए वडोदरा की SBI ब्रांच में भेजे गए थे। यह अकाउंट भव्य इन्फोटेक नाम की कंपनी का था। जब अकाउंट होल्डर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अकाउंट उसने 2 लोगों के यूज करने के लिए लिया था। जब इन 2 लोगों के ऑफिस पर रेड की गई तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि दफ्तर में एक डार्क रूम बना हुआ था जिसमें 20 मोबाइल फोन स्टैंड रखे हुए थे। इनमें हर एक में 2 सिम कार्ड लगे हुए थे। एक सिम कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया था जिसमें OTP आते थे। इन मोबाइल फोन्स की जांच की तो पता लगा ये फोन 120 दूसरे मोबाइल फोन से कनेक्टेड थे। असल में ताइवान और चीन के माफिया ने वडोदरा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 4 डार्क रूम बनाए थे। इन डार्क रूम से नेट बैंकिंग के जरिए पैसा ताइवान, चीन और दुबई ट्रांसफर किया जाता था। ताइवान और चीन में बैठे माफिया इन डार्क रूम्स की लगातार मॉनिटरिंग करते थे। अगर डार्क रूम में लगे सिस्टम का कोई भी एक मोबाइल 4 घंटे से ज्यादा बंद रहता था तो उन्हें तुरंत शक हो जाता था कि कुछ गड़बड़ हुई है और इसके तुरंत बाद दूसरे शहरों में चल रहे डार्क रूम्स को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। इसीलिए वडोदरा के डार्क रूम को पकड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के डार्क रूम्स पर एक साथ रेड की। अहमदाबाद पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम शरद सिंगला ने कहा कि ठगी का यह धंधा किसी एक शहर से नहीं चल रहा बल्कि पूरे देश में ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। अलग अलग सिर्फ एक सिटी से नहीं काम हो रहा है, अलग अलग कॉल सेंटर्स थे, अलग अलग बैंक अकाउंट्स प्रिक्योर हुए हैं और अलग अलग जगह पे ही रेड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि सिर्फ एक शहर में ये रिस्ट्रिक्टेड है। और हर काफी सारे, क्योंकि छोटे से कमरे में भी ये लोग मोबाइल्स के जरिए और सिम बॉक्स के जरिए और वो सेटअप बना के अपना कॉल सेंटर शुरू कर। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अब आपको न्याय की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी और हाथ में तलवार नजर नहीं आएगी। अब न्याय की देवी की आंखें खुली होंगी और हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी होगी। आज न्याय की देवी की बदली हुई पहली नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के
जजेस की लाइब्रेरी में स्थापित किया गया। इसमें न्याय की देवी की आंखें खुली हुई हैं, एक हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी है, लेकिन दूसरे हाथ में पहली की तरह तराजू है। न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव का यह आइडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का था। जस्टिस चंद्रचूड़ के निर्देश पर ही न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाई गई। इसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देश का कानून अंधा नहीं है। अदालत दंड के लिए नहीं, संविधान का पालन कराने और न्याय देने के लिए है। इसीलिए न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान को रखा गया है। अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था कानून अंधा होता है, इसलिए न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी थी। आजादी के बाद यह चलता रहा, किसी ने ऐसे प्रतीकों पर ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को बदला, कई जगह ब्रिटिश रूल के सिंबल्स को बदला, कई मूर्तियों को बदला, कानूनों को बदला, और अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी के स्वरूप को बदलकर इसी अभियान को जारी रखने का काम किया है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये जरूरी था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था।